नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। विकास और कानून व्यवस्था पर आदित्यनाथ योगी का जोर। बीएसपी नेता की हत्या के बाद डीजीपी को तलब कर दिया निर्देश। अधिकारियों से भी मांगा संपत्ति का ब्यौरा। मणिपुर में बीजेपी सरकार को विश्वास मत समर्थन में आए टीएमसी विधायक। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने खत्म की आर्थिक नाकेबंदी। जीएसटी से जुड़े 4 बिल कैबिनेट से मंजूर। धन विधेयक के तौर पर इसी हफ्ते हो सकते हैं पेश। विधानसभाओं से मंजूरी जरूरी। मणिपुर और गोवा के राज्यपालों और राज्यसभा में कांग्रेस का सब्सटेंटिव मोशन। जल्द बहस की मांग। उप सभापति ने कहा, सभापति लेंगे फैसला। वोडाफोन और आइडिया के विलय का ऐलान। 2 साल में पूरी होगी प्रक्रिया। एयरटेल को पीछे छोड़ बनेगी सबसे बड़ी कंपनी। और आइए देखते हैं पहली खबर। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो गई है। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने करीब 5 महीने पहले ये नाकेबंदी की थी। त्रिपक्षीय वार्ता में कल इस पर सहमति बनी। केंद्र, मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने का फैसला हुआ। बैठक के बाद बयान में कहा गया कि मणिपुर सरकार यूनाइटेड नगा काउंसिल के सभी गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त रिहा करने पर सहमत हुई है। साथ ही आर्थिक नाकेबंदी को लेकर सभी मामले खत्म करने पर भी सहमति बनी है। United Naga Council have listened our request and on humanity ground they left it, and I really appreciate their attitude shown to us, and we will definitely reciprocate what they have done to us, to the peoples of Manipur. इतने दिन से मणिपुर के लोग जो जूझ रहे थे, जो बेसिक खाने पीने का चीज़ का भी दाम आसमान छू रहे थे, अब ये ख़त्म हो गया। रास्ता जो है साफ हो गया और अभी मणिपुर के लोगों को कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में 7 नए जिले बनाए थे। इसके खिलाफ यूनाइटेड नगा काउंसिल ने पिछले साल 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी। इसके चलते मणिपुर में जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए थे। हालिया विधानसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। Government of Manipur accommodate our sentiment, our opinion, and also the government of India also accommodate the sentiment of the Naga people, for which we have agreed upon to. सबसे पहले त्रिपक्षीय वार्ता इम्फाल में हुई थी, लेकिन तब यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 7 नए जिलों को खत्म किए बिना आर्थिक नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शक्ति परीक्षण में पास हो गए हैं। उन्होंने आज विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। मणिपुर में बीजेपी की अगुवाई में बनी सरकार ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। विश्वास मत पर वोटिंग नहीं हुई टीएमसी के एकमात्र विधायक रविंद्र सिंह ने भी एन बीरेन सिंह सरकार का समर्थन किया। निर्दलीय विधायक असाब उद्दीन भी बीजेपी के पक्ष में दिखे। इस तरह से स्पीकर को छोड़कर सरकार के पक्ष में 32 विधायक दिखे। एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। I really congratulate my teams, the honorable MLAs, including the opposition's MLAs, and this is a success of the Modi ji. It's not the BJP. Just whatever he has given the inspiration to the peoples of the state, and mainly the national leaders. I'm sure under the leadership of our BJP government here, Manipur will see unity, development and progress. One of the priority areas for our government will be and should be to create unity in the state. इससे पहले बीजेपी के यमनम खेमचंद को ध्वनि मत से मणिपुर विधानसभा का स्पीकर चुना गया। वे सिंगजामी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें मिल पाई थी, लेकिन बीजेपी छोटी पार्टियों नेशनल पीपुल्स पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट, एलजीपी और टीएमसी के समर्थन से राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही।
इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक टी श्याम कुमार भी सरकार में मंत्री बन गए। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलने पर कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मणिपुर के बारे में और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक देवान साहब हैं जो कि संपादक हैं नॉर्थ ईस्टर्न से। दीपक, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से विश्वास मत को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी, पूरी तरीके से वो बेकार गई हैं, और साथ ही साथ जो ब्लॉकेज था वो खत्म हुआ। इन दोनों चीज़ों को 24 घंटे के अंदर देखना अगर जाए तो मणिपुर के लिहाज से क्या देखते हैं आप? देखिए, वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना वो तो उनकी असेंबली के अंदर हुआ। जो बाहर की बात है, जो वहाँ बहुत पुराना मुद्दा रहा है, जो पिछली सरकार पूरी तरह से फेल हुई थी, ये ट्राइबल और वैली जो डिवाइड हुआ था, जो इन्होंने कल शाम को जो एग्रीमेंट किया है यूएनसी और अनसम और नागा विमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्लॉकेट जो हटा है, उसमें ब्लॉकेट ही नहीं हटा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हुआ जो ट्राइबल्स के बीच में पहले नहीं था। नहीं करेंगे, पहले डिस्कनेक्ट था वो अब खत्म हुआ इसके साथ। जी बिल्कुल। ये जो ब्लॉकेट क्यों हुआ, जब आपको याद होगा 2015 में पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए थे जिसका विरोध हुआ सारे ट्राइबल एरिया में। वो बिल राष्ट्रपति जी को भेजे गए जो उन्होंने पास नहीं किए। उसके बाद इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 7 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिए। उसमें नागाज को ऑब्जेक्शन था। उन्होंने, क्योंकि नागाज के साथ मणिपुर गवर्नमेंट ने 4 MOU साइन किए हुए हैं यूएनसी के साथ, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ उन्होंने माना था कि अगर हम कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो आपको कंसल्ट किए बिना नहीं बनाएंगे। लेकिन उसका उल्लंघन हुआ आपका। उसका उल्लंघन हुआ और उसका जिक्र जो कल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें 4 पॉइंट हैं, 4 में से पहले पॉइंट में उसका जिक्र किया गया है कि जो MOU साइन किए हुए हैं, जो एक्नॉलेज नहीं किए गए वो अब करे जाएंगे। उसको मद्देनजर आगे बात होगी। यानी कि भरोसा आप कह रहे हैं कि पहले दिन से जो है वो कायम करने की कोशिश हुई है। अखिलेश तोमर हमारे साथ हैं जो लगातार चुनाव के दरमियान, उससे पहले भी मणिपुर का उन्होंने सघन दौरा किया था। अखिलेश, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर मैं कहूं, और दीपक साहब ने जो बात कही कि असल में क्या ये माना जाए कि ये जो नए जिले बनाने की कवायद थी पूरी तरीके से राजनीतिक थी, जिसका असर वहां की पब्लिक, वहां के डेवलपमेंट, वहां के दूसरे उस पर पड़ा, और चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार के साथ जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम था, होना चाहिए था, वो पहले दिन से शुरुआत हुई? या निश्चित तौर पे कविंद, जब मैं था वहां तो उस समय एक बात साफ साफ मैं सभी तरह के ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, सभी तरह के लोगों से मैंने बात की थी और उन लोगों ने कहा था कि ये डिमांड 7 नए जिलों बनाने का डिमांड पिछले 40 सालों से मणिपुर में था, क्योंकि ये पहाड़ में कई ऐसे इलाके थे जहां पहुंचना आसान नहीं होता था, इसलिए प्रशासनिक यूनिट बनानी जरूरी थी। लेकिन लोगों का यह कहना था कि चुनाव के ठीक पहले जो इबोबी सिंह ने किया है वह निश्चित तौर पर राजनीति से प्रेरित है और उनको यह लग रहा था कि इससे नगा वर्सेस अदर्स का विवाद शुरू होगा और इसमें इबोबी सिंह को फायदा होगा कि अदर्स सारे उनके कांग्रेस के इबोबी सिंह के पक्ष में होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अजीब तरह की भूख मणिपुर में भी देखने को मिलती है जो अभी देश के हर राज्य में देखने को मिलती है कि बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी बातें मणिपुर में और ज्यादा एक्यूट हैं क्योंकि वो दिल्ली से काफी दूर है और म्यांमार सीमा से है, तो उसकी एक अलग तरह की समस्याएं हैं। तो इन सारे चीजों को मिला के लगता है कि जनता ने वोट दिया, गैर कांग्रेस को वोट दिया और यूनाइटेड नगा काउंसिल ने भी अपील की थी चुनाव के ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले, कि जो हमारे समर्थक हैं, हमसे जो सहानुभूति रखते हैं, वो गैर कांग्रेसी दल को वोट दे। मतलब उनका इशारा साफ साफ था कि या तो एनपीएफ को दें या बीजेपी को दें, इस तरह की बातें थी। और वायदे किए थे बीजेपी ने कि 48 घंटे के अंदर हम ब्लॉकेट हटवाएंगे और उसके अलावा उन्होंने मॉडल स्टेट बनाने की बात कही थी मणिपुर को कि हम मॉडल स्टेट बनाएंगे, ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे। और एक उत्साह था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी, जनता में भी। मैं जब बात कर रहा हूं वहां के लोगों से तो जनता को भी लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है मणिपुर में, जिसकी शुरुआत करके इस ब्लॉकेट हटने के साथ हुई है और मणिपुर में भी अच्छा शुरुआती कदम कह सकते हैं। अखिलेश, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। दीपक साहब, लेकिन चुनौतियों के तौर पर देखें, ये तो पहली चीज थी जो आपने वादा भी किया और जिसको लेकर एक उम्मीद भी थी। अब जिस रोड मैप पर सरकार को आगे बढ़ना है,
जिस तरीके के हालात हैं, आर्थिक नाकेबंदी के बाद अब जो नई तस्वीर उभर रही है, क्या पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार को जितने भी समुदाय हैं उनको अपने साथ लेके चलना है, जो पूरी तरह से विभाजित थे। मतलब वहाँ हिल और वैली, वैली मतलब मैतेज, हिल मीन्स कुकी, नागाज और दूसरी ट्राइब जो है, उनमें इतना गैप बढ़ गया था क्योंकि पॉलिसी जो थी बॉबी सिंह की, कांग्रेस गवर्नमेंट की, उनका ये था कि डिवाइड एंड फाइट इलेक्शन। उन्होंने ऐसा डर पैदा कर दिया था वैली में कि नागाज और कुकी जो हैं वो मैतेज का इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो मुझे समझ नहीं आता, बॉबी सिंह ने इस इलेक्शन को रेफरेंडम भी बोला, ऐसा माहौल उन्होंने वहां पैदा कर दिया। उनकी कोशिश ये थी कि ये कहने से कि नागा यूएनसी जो है वो NSCN-IM के साथ है क्योंकि वहाँ पीस टॉक चल रही है, मणिपुर का विभाजन हो जाएगा। वो ऐसा डरा डरा के उन्होंने अपने वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश करी, जो वो नाकामयाब हो गए। तो अब सरकार का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की सरकार जो अनुभव है उसके लिहाज से? जी, देखिए, कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री बीरेन इम्फाल में, उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग रहने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां अभी तक 8 डेड बॉडीज जो 2015 में फायरिंग में लोग मारे गए थे, यूथ, उनकी डेड बॉडीज अभी रखी हुई है, बरी नहीं हुई। तो अब वो नागाज के साथ अब करने के बाद अब वो वहां जाना चाहते हैं, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद उनका ये है डेवलपमेंट फॉर ऑल। उन्होंने ये भी हिंट किया कि वो अपनी कैबिनेट मीटिंग्स हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जाके किया करेंगे, ताकि डेवलपमेंट जो हिल्स बैकवर्ड रह गई हैं वो इम्फाल के बराबर आ सके। चलिए, बेहतर कदम हो सकता है कि उन इलाकों में जब पहुंचेंगे तो शायद वहां की समस्याएं वो देख पाएंगे और व्यवहारिक तौर पर क्या कदम उठाने उसकी ओर कदम भी उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक साहब इस पूरी बातचीत के लिए। और ये दीपावली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। दिनों के लिए टला जाट आंदोलन, सरकार से बातचीत में सहमति, कितनी व्यावहारिक है आरक्षण की मांग। देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। राज्यसभा में कांग्रेस ने मणिपुर और गोवा में सरकार गठन में राज्यपालों की कथित भूमिका पर चर्चा की मांग की है और इसके लिए पार्टी ने नियम 168 के तहत सब्सटेंसिव मोशन दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इन राज्यों में सरकार गठन के लिए न्योता देने में पक्षपात हुआ है। उपसभापति ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सभापति के फैसले से जल्द उन्हें अवगत कराया जाएगा। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मणिपुर और गोवा के राज्यपालों के आचरण पर चर्चा करने के लिए नियम 168 के तहत सब्सटेंसिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा शुरू कराने को लेकर आसन से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जाएगा। Motion of against the Goa governor, a substantive motion under Rule 168. I would like to know and request that when this motion will be taken up, because I have not been informed as yet and it's not been listed in the business for today. As you had mentioned that day, it will be considered and you will discuss it on Monday. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और जेडीयू सांसद शरद यादव ने भी इस प्रस्ताव पर जल्द विचार का समर्थन किया। ये विषय यहाँ 0 आवर में इस पर उठाया था, ये मुद्दा हम लोगों ने और विपक्ष ने मुद्दा उठाया था और आपने फ्राइडे को ये बताया था ऑनरेबल मेंबर दिग्विजय सिंह जी को कि आपका जो मोशन है, इस मोशन में गवर्नर का कंडक्ट डिस्कस किया नहीं जा सकता। शुक्रवार को ये बात हुई थी कि आज जो है वो रेजोल्यूशन जो उनका है दिग्विजय सिंह का आज आएगा और मैं मानता हूं कि इस वक्त गुजरने से बात तो वक्त पर ही होती है। मेरी आपसे विनती है कि आज के लिए इंप्रेशन था कि इनका रेजोल्यूशन आज मान लिया जाए।
उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सांसद के सब्सटेंसिव मोशन पर कहा कि जब सभापति इस नोटिस की स्वीकार्यता पर फैसला कर लेंगे तो इसकी सूचना दे दी जाएगी। Honorable LOP, you are a seasoned and senior member, lot of experience in the parliament, both in the Rajya Sabha and Lok Sabha. You know, if a motion is given to the Honorable Chairman or to the Office Secretariat for that matter, there is a procedure to be followed up. माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया था। हम लोगों ने कहा कि आप उस पर नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद चेयर तय करेगी कि वो किस सब्स्टेंटिव मोशन में चर्चा होगी या किसी और नियमों के तहत होगी, उस पर हम लोग तय करेंगे। मणिपुर और गोवा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आदित्यनाथ योगी राज्य की कानून व्यवस्था चुस्त बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने आज लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा और सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सोमवार को लखनऊ में राज्य के पुलिस और प्रशासनिक महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों से सूबे की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या के मामले पर चिंता जताई। साथ ही डीजीपी जावेद अहमद से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर बेहतर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस बीच उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की। लोक कल्याण संकल्प पत्र था, उसके हिसाब से हमारी सरकार क्या चाहती है ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने संपत्ति का ब्यौरा दें। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है। उनके शपथ लेने के कुछ घंटे बाद इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर मायावती ने राज्य सरकार की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा पावर में रहे चाहे बीजेपी पावर में रहे, बात एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी नेता की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। 5 टीमें बनाई गई हैं जो डिफरेंट जगहों पे भेजी गई हैं, ताकि हम इस केस का जितनी जल्दी हो इसके जो भी सही मुलजिम है वो गिरफ्तार करके जेल भेजें। आदित्यनाथ योगी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री और 44 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह के बाद आदित्यनाथ योगी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के लिए काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठा। कांग्रेस ने सरकार से जल्द वादा पूरा करने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। उधर जंतर मंतर में तमिलनाडु से आए किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी की वजह से किसानों को फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक महाराष्ट्र में 114 किसानों ने खुदकुशी की है, वहीं महज 46 किसानों को मुआवजा मिला है, जबकि 58 मामले विचाराधीन हैं। उत्पादन हुआ किसान का और उसको सही मूल्य नहीं मिला है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि किसानों के कर्ज माफ को जो वायदा इस सरकार का था, अगर कर दिया गया होता तो ये 114 मौतें सिर्फ एक राज्य में नहीं होती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से देश भर में किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की। Request the Honorable Prime Minister to give a complete loan waiver to all the farmers under distress in the country. दिल्ली के जंतर मंतर में तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। इनका आरोप है कि राज्य में पानी की कमी और कर्ज की परेशानी के चलते 400 किसान खुदकुशी कर चुके हैं और केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही। साथ ही कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और नियामक कमेटी बनाने की मांग की गई है। For the past 70 days, central government has taken any steps to give the loan, the doubtfully funded. Like that, during the election, the Modi said that if I will be the Prime Minister of India, I will link the rivers. I will give 2-term profitable price. So far, he has not given for that.
कई राज्यों में कर्ज के बोझ के चलते किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किसानों को राहत देने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र से कोई योजना बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में जीएसटी से संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। इनके इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। ये सभी विधेयक धन विधेयक के तौर पर पेश किए जाएंगे। जिन 4 विधेयकों को मंजूरी मिली है उनमें सीजीएसटी विधेयक, आईजीएसटी विधेयक, यूजीएसटी विधेयक और मुआवजा विधेयक शामिल हैं। इन चारों विधेयकों को जीएसटी परिषद पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जीएसटी परिषद ने व्यवस्था के तहत पहले ही 5, 12 और 18 और 28% के 4 स्तरीय कर ढांचे का फैसला किया था और साथ ही लग्जरी वस्तुओं पर उपकर लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में साथी डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में राज्य के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज सामूहिक अवकाश पर रहे। डॉक्टरों का कहना है कि पूरी सुरक्षा न मिलने तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। इस हड़ताल के चलते अस्पतालों में मरीजों को खासी परेशानी हुई। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है। ये प्रदर्शन है हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कई जगहों में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हमले के विरोध का। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सोमवार को सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। उनका कहना है कि वे ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। हमारी खुद की हॉस्पिटल में 6 महीने पहले ऐसा हादसा हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। तो जब तक हम अश्योर नहीं हो जाते कि हम सेफली अपना काम कर सकते हैं, तब तक हम ये मास बंद चालू रखेंगे। इस बारे में मुंबई के मेयर ने रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक की। अस्पताल प्रशासन भी डॉक्टरों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का भरोसा दिलाया है। कम होने के लिए जो उनकी कुछ सजेशंस है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, एक पेशेंट के लिए 2 रिश्तेदार को हम 2 पास देते हैं, उस तरह से सिक्योरिटी और हम बढ़ाने वाले हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूछता जाने नहीं छोड़, डॉक्टर को मारा करके बोल रहा है। अब क्या क्या हुआ हमको, क्या पूरा पब्लिक परेशान है ना। अभी क्या कर सकते। ये तो तारा हम लोग दहशत से आए ले, बाजू आदमी ने घरे से दहशत से आए हम लोग इतना दूर आए फिर वापस आए, थोड़ा प्रॉब्लम समझ नहीं रहे लोगों में। राज्यसभा में सांसद विकास महात्मे ने इस मुद्दे को उठाया और डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया। डॉक्टर विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट इंटेंशनली, so it's my appeal that stringent laws should be created, those should be implemented. पिछले दिनों धुले, नासिक, औरंगाबाद और सायन के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मरीजों के परिजनों के मारपीट के मामले सामने आए हैं। इसके बाद से डॉक्टर अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्वविद्यालयों समेत देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की कमी है और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माना कि शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही 20% पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसकी बड़ी वजह छात्रों में शिक्षक के पेशे को लेकर उदासीनता को बताया। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनमें पदों को भरने की प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही रिटायर हुए शिक्षकों को संविदा के तहत 70 साल तक शिक्षण कार्य में लगाया जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय का आज ऐलान कर दिया गया। नए उपक्रम के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला होंगे, वहीं मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ वोडाफोन से होगा। एकीकृत कंपनी में विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आदित्य बिरला समूह को 3900 करोड़ रुपए में 4.9% हिस्सेदारी का हस्तांतरण करना होगा। इसके बाद वोडाफोन की 45.1% हिस्सेदारी होगी। आइडिया के पास 26% हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होगी। आगे जाकर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन का हिस्सा बराबर हो जाएगा। दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा।
इस्लामाबाद में आज सिंधु जल आयोग की बैठक हुई। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 2 साल बाद ये हो रही है। पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी से जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा की। भारत की ओर से 10 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है, जिसकी अगुवाई सिंधु जल आयुक्त PK सक्सेना कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत में बन रही 3 पन बिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताता रहा है और पाकिस्तान इन्हें सिंधु जल समझौते के खिलाफ बताता है। पाकिस्तान में लापता हुए 2 भारतीय आज स्वदेश लौट आए, जिनमें निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य खादिम सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी शामिल हैं। दिल्ली लौटने के बाद दोनों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और वापसी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों का खंडन किया कि वो सिंध के उस हिस्से में थे जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। दोनों 8 मार्च को कराची पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत रांची टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की है। तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज पूरे दिन के खेल में सिर्फ 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने आज 2 विकेट पर 23 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में 2 विकेट ही गिरे। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट 63 रन पर गिरे। 5वें विकेट के लिए पीटर हैंड्सकॉम्ब और शॉन मार्च के बीच 124 रनों की साझेदारी हुई। इसके साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें खत्म हो गई। खेल खत्म होने के समय ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 204 रन बनाए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।